अगर आप बाजार से एक बिल्कुल नया सबसे महंगा कंप्यूटर खरीदते हैं लेकिन उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, तो वो क्या है? वो सिर्फ प्लास्टिक, कांच और धातु का एक डिब्बा है। मतलब हार्डवेयर अपनी पूरी क्षमता के साथ मौजूद तो है, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के वो कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इंसान का बच्चा भी जन्म के समय एकदम ऐसा ही होता है, सिर्फ एक हार्डवेयर। हाँ, एक कोरी स्लेट की तरह। एकदम सही। उसे नहीं पता कि किस बात पर हंसना है, बड़ों से कैसे बात करनी है या एक कतार में कैसे खड़े होना है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उसे रातों रात समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बना देता है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। तो आज हम इसी जादुई प्रक्रिया को अनपैक करेंगे। हमारे पास स्टडी आर प्लस के सीटीईटी और यूपीटीईटी 2026 के बेहतरीन नोट्स हैं और आज का हमारा मिशन मानव व्यवहार के इस सबसे बड़े हैक को डिकोड करना है, जिसे हम समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। चलिए इसमें एक डीप डाइव लगाते हैं। इस विषय की सबसे खास बात यह है कि देखिए, ये सिर्फ परीक्षा पास करने का सिलेबस नहीं है। जब हम स्रोतों में दी गई बातों को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि समाजीकरण वो अदृश्य धागा है जिसने पूरी मानव जाति को एक साथ बांध रखा है। एक धागा जो हमें जोड़े रखता है। हाँ, जन्म के समय हम केवल एक जैविक प्राणी या बायोलॉजिकल बीइंग होते हैं जो पूरी तरह अपनी मूल प्रवृत्तियों पर चलते हैं। भूख लगी तो रो दिए, नींद आई तो सो गए। मतलब कोई सामाजिक नियम नहीं, बस अपनी जरूरतें। एकदम सही। लेकिन फिर समाज कुछ ऐसा करता है कि हम एक सामाजिक प्राणी यानी सोशल बीइंग में बदल जाते हैं। अगर हम इस प्रक्रिया के कैसे और क्यों को समझ लें तो हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाएंगे। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की शुरुआत से बात करते हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय समीकरण दिया गया है। वो बायोलॉजिकल बीइंग वाला। हाँ, ये कहता है कि जैविक प्राणी प्लस मूल्य, मानदंड और मान्यताएं बराबर सामाजिक प्राणी। हार्डवेयर वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि समाज को अपना ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंसान के दिमाग में डालने की इतनी जरूरत क्यों है? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मतलब अगर हम बिना इन नियमों के रहें तो क्या हम सिर्फ जंगली जानवर बनकर रह जाएंगे? इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। इंसान शारीरिक रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर जीव नहीं है। हमारे पास न तो शेर जैसे नाखून हैं और न ही चीते जैसी रफ्तार। हाँ, हम तो फिजिकली काफी कमजोर हैं। बिल्कुल। तो हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है बड़े स्तर पर एक साथ मिलकर काम करना, यानी कोऑपरेशन। लेकिन ये कोऑपरेशन तभी संभव है जब एक समूह के सभी लोग कुछ समान नियमों को मानें। अच्छा, तो इसलिए नियम जरूरी है ताकि हम सरवाइव कर सकें। एग्जैक्टली। यही वजह है कि समाज अपने मूल्य और मानदंड, यानी क्या सही है, क्या गलत है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, ये सब बच्चे के दिमाग में डालता है। ये मान्यताएं एक तरह का शेयर्ड इमेजिनेशन है। शेयर्ड इमेजिनेशन मतलब एक सामूहिक सोच। हाँ, जब हजारों लोग एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं तभी एक स्थिर समाज का निर्माण होता है। समाजीकरण के बिना हम न तो भाषा बना पाते, न शहर बसा पाते और न ही आज ये चर्चा कर रहे होते। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे देखने का। मतलब समाजीकरण हमारे सर्वाइवल का सबसे बड़ा टूल है। बिल्कुल। अब अगर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये इंस्टॉल और अपडेट कैसे होता है? नोट्स में समाजीकरण के 4 मुख्य स्तंभों की चर्चा की गई है। वो 4 पिलर्स। हाँ, पहला ये कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है, वूम्ब टू टूम्ब यानी गर्भ से कब्र तक चलने वाली। दूसरा है संस्कृति का हस्तांतरण, मतलब कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाना। सही। तीसरा है अनुकूलन या अडैप्टेशन। और चौथा है कि ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से होता है। पर यार, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। कौन सी बात है? ये जो शब्द है अनुकूलन, इसे सुनकर ऐसा लगता है कि समाज हमें सिर्फ एक रोबोट बना रहा है जिसे हर आज्ञा का पालन करना है। क्या समाजीकरण का मतलब हमेशा समाज के आगे घुटने टेकना होता है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब क्या इसमें हमारी अपनी कोई पहचान या फ्री विल नहीं बचती? अक्सर लोग अनुकूलन को समर्पण समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन अनुकूलन या अडैप्टेशन का असली तंत्र न्यूरोलॉजिकल स्तर पर काम करता है। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर? वो कैसे? देखिए, जब एक बच्चा समाज के नियम सीखता है तो वो रोबोट नहीं बन रहा होता,
बल्कि वो समाज की व्याकरण सीख रहा होता है। व्याकरण, समाज की व्याकरण। हाँ, जरा सोचिए, अगर आपको किसी भाषा की व्याकरण ही नहीं पता, तो क्या आप उस भाषा में कोई बेहतरीन कविता लिख सकते हैं? नहीं, बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। बिल्कुल। अनुकूलन आपको वो बुनियादी व्याकरण देता है। जब आप नियमों को गहराई से समझ जाते हैं, तभी आपके पास उन नियमों को चुनौती देने या उनमें बदलाव लाने की क्षमता आती है। अच्छा, तो पहले सिस्टम को समझना पड़ता है। एकदम सही। दुनिया के जितने भी महान समाज सुधारक हुए हैं, वे सभी अपने समाज के नियमों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने पहले अनुकूलन किया, व्यवस्था को समझा और फिर अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके उसे बेहतर बनाया। वाह! तो अनुकूलन का मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को सशक्त बनाना है, ताकि आप उस समाज में प्रभावी ढंग से काम कर सके। बिल्कुल, ये एम्पावरमेंट का एक टूल है। ये तो बहुत गहरी बात है कि नियम तोड़ने के लिए पहले नियम सीखना पड़ता है। हाँ, यही असलियत है। और ये जो निरंतर प्रक्रिया है, ये कैसे काम करती है, ये हम सामाजिकरण के विभिन्न चरणों में साफ देख सकते हैं। नोट्स के मुताबिक शुरुआत होती है परिवार से, जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है, जिसे हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। सही। लेकिन जब ये बच्चा घर से बाहर कदम रखता है, तो नोट्स बताते हैं कि द्वितीयक समाजीकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू होता है। यानी अब बच्चा स्कूल जा रहा है, अपने सहपाठियों या पीयर ग्रुप से मिल रहा है, मीडिया देख रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है बच्चे के लिए। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हमारा कंप्यूटर पहली बार किसी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा हो। यहाँ कौन से नए अपडेट्स इंस्टॉल हो रहे होते हैं। आपका पब्लिक वाईफाई वाला उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। देखिए, जब बच्चा घर पर होता है तो वो केंद्र में होता है। माता पिता उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं। राजा बेटा या रानी बेटी की तरह, है ना? बिल्कुल। लेकिन जब वो स्कूल के उस पब्लिक नेटवर्क में जाता है तो उसे पहली बारी बड़ा झटका लगता है कि दुनिया उसके हिसाब से नहीं चलती। ये तो रियलिटी चेक हो गया। हाँ, वहां उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। अगर उसे झूला झूलना है तो कतार में लगना होगा। यहाँ सहपाठियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं। सबसे ज्यादा। बच्चे बड़ों से तो नियम सीख ही रहे हैं, लेकिन अपने हम उम्र बच्चों के साथ वे नेगोशिएशन करना सीखते हैं। खिलौने कैसे बांटने हैं, खेल में बेईमानी करने पर क्या सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ सकता है, ये सब बातें सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और दिलचस्प चरण जुड़ा है, जिसे प्रत्याशित समाजीकरण या एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा गया है। हाँ, ये भविष्य की तैयारी है। नोट्स इसे कुछ इस तरह समझाते हैं कि भविष्य में किसी नए समूह का हिस्सा बनने के लिए पहले से तैयारी करना। जैसे सेना में जाने की तैयारी करने वाला युवा महीनों पहले से सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने लगता है। या कॉलेज जाने से पहले कोई किशोर अपने कपड़े पहनने का तरीका बदल लेता है। हाँ, मुझे ये किसी बड़े फाइनल मैच से पहले की नेट प्रैक्टिस जैसा लगता है। लेकिन हमारा दिमाग असल में ऐसा क्यों करता है? हम समय से पहले ही खुद को क्यों बदलने लगते हैं? इसके पीछे इंसान की कॉग्निटिव एम्पैथी और भविष्य की कल्पना कर पाने की अद्भुत क्षमता काम करती है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। हमारा दिमाग मूल रूप से सामाजिक घर्षण या सोशल फ्रिक्शन से बचना चाहता है। जब हम किसी नए समूह में जाते हैं तो वहां एक तरह का खतरा होता है कि क्या लोग हमें स्वीकार करेंगे या नहीं। अच्छा, वो रिजेक्शन का डर। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग इस तनाव और अस्वीकृति के डर को कम करने के लिए एक रक्षा तंत्र अपनाता है। हम उस नए समूह के तौर तरीके, उनकी भाषा, उनका पहनावा पहले से ही अपनाने लगते हैं, ताकि जब हम असल में वहां पहुंचे तो हम बाहरी या आउटसाइडर न लगे। एकदम सही। ये एक बहुत ही स्मार्ट मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो हमारे सामाजिक जीवन को आसान बनाती है। लेकिन अगर ये आसान है तो नोस का अगला चरण बहुत ही डरावना लगता है। मैं पुनर्समाजीकरण या रीसोशलाइजेशन की बात कर रही हूँ। ये थोड़ा मुश्किल फेज होता है। इसमें साफ लिखा है कि पुरानी आदतों को पूरी तरह छोड़कर नए नियम सीखना, यानी अनलर्निंग और फिर रीलर्निंग। इसके उदाहरण भी भारी भरकम है, जैसे किसी अपराधी का जेल में सुधरना या किसी व्यक्ति का हमेशा के लिए भारत से अमेरिका शिफ्ट हो जाना। हाँ, ये पूरी तरह से एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है। मुझे लगता है कि कुछ नया सीखना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना कि पुरानी आदत को छोड़ना। ये अनलर्निंग इतनी मुश्किल क्यों होती है? अनलर्निंग की मुश्किल को समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूरोसाइंस की तरफ देखना होगा। अच्छा, दिमाग के तारों की बात। बिल्कुल।
जब आप सालों तक किसी एक समाज में रहते हैं और एक खास तरीके से व्यवहार करते हैं तो आपके दिमाग में उन आदतों के बहुत ही मजबूत न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। मतलब दिमाग में पक्के रास्ते बन जाते हैं? हाँ, ये ऐसा है जैसे किसी जंगल में बार बार चलने से एक पक्का रास्ता बन गया हो। अब जब कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका शिफ्ट होता है तो उसे अचानक एक नए समाज का सामना करना पड़ता है, जहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं। एकदम। जैसे भारत में हम कतार में एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं, लेकिन अमेरिका में लोगों का पर्सनल स्पेस बहुत बड़ा होता है। हाँ, वहाँ लोग दूरी बनाकर खड़े होते हैं। अब उस व्यक्ति का दिमाग तो उसे करीब खड़ा होने का ही सिग्नल देगा, क्योंकि वो पक्का रास्ता बना हुआ है। पुनर्समाजीकरण में उस व्यक्ति को सचेत रूप से अपने दिमाग के उन पुराने रास्तों को तोड़ना पड़ता है और नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। इसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी। बहुत ज्यादा। ये बहुत ही ज्यादा मानसिक ऊर्जा की मांग करता है। यही कारण है कि इसे कल्चर शॉक कहते हैं। और अपराधी के मामले में तो ये और भी जटिल है। वो कैसे? क्योंकि वहां सिर्फ आदत नहीं, बल्कि इंसान की पूरी मूल्य प्रणाली और उसकी पहचान को ही खत्म करके नया बनाना होता है। बाप रे, ये सच में एक बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष है। अब मेरे दिमाग में एक और बड़ा सवाल आ रहा है। जीवन भर चलने वाले इस इतने बड़े और जटिल प्रोजेक्ट को कौन सी संस्थाएं चला रही हैं? नोट्स में इन्हें एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कहा गया है। हाँ, और इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, सक्रिय संस्थाएं और निष्क्रिय संस्थाएं, एक्टिव और पैसिव। सक्रिय में परिवार, दोस्त और स्कूल आते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि परिवार सबसे अहम है। परिवार का सबसे अहम होना सिर्फ एक सामाजिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार है। वो आधार क्या है? परिवार वो प्राथमिक संस्था है जहां बच्चे का भावनात्मक और नैतिक विकास शुरू होता है, जो प्यार, सुरक्षा की भावना और सही गलत की पहली समझ बच्चे को घर से मिलती है। वो उसके दिमाग की वायरिंग का सबसे निचला और सबसे मजबूत स्तर होता है। तो ये फाउंडेशन है। बिल्कुल। अगर ये नींव सुरक्षित और मजबूत होती है तो बच्चा आगे चलकर स्कूल और समाज की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाता है। ये बात तो पूरी तरह समझ आती है, लेकिन असली पेच तो इन निष्क्रिय संस्थाओं या पैसिव एजेंसीज में है। पैसिव एजेंसीज बहुत दिलचस्प होती हैं। नोट्स के अनुसार ये वो जगह हैं जहां व्यक्ति जाता तो है, लेकिन वहां कोई सीधा संवाद नहीं होता। सार्वजनिक पुस्तकालय या रेलवे स्टेशन इसके उदाहरण दिए गए हैं। अब आप ही बताइए, एक शांत लाइब्रेरी बिना एक शब्द बोले किसी को सामाजिक नियम कैसे सिखा सकती है? वहां कोई टीचर तो है नहीं जो डंडा लेकर खड़ा हो। यही तो मानव व्यवहार का सबसे जादुई हिस्सा है। हम इंसान मूल रूप से सोशल चैमेलियन यानी सामाजिक गिरगिट होते हैं। सामाजिक गिरगिट, ये काफी मजेदार शब्द है। हाँ, हमारे अंदर अपने आसपास के माहौल को पढ़ने और उसके अनुसार खुद को ढालने की एक अचेतन क्षमता होती है। निष्क्रिय संस्थाएं हमें समाज के अलिखित नियम ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन से सिखाती हैं। अच्छा, मतलब हम देखकर सीखते हैं। बिल्कुल। जब आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां की वास्तुकला, वहां की शांति और दूसरों का व्यवहार आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजता है। आप देखते हैं कि सब चुप हैं, तो आपका दिमाग तुरंत आपकी आवाज का वॉल्यूम कम कर देता है। हाँ, कोई हमसे कहता नहीं है कि चुप रहो, हम खुद ही फुसफुसाकर बात करने लगते हैं। आपको कोई नियम की किताब नहीं पढ़नी पड़ती। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर आप भीड़ को एक खास तरीके से चलते और व्यवहार करते देखते हैं और अनजाने में ही उस कोरियोग्राफी का हिस्सा बन जाते हैं। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब इमारतें और माहौल भी हमारे समाजीकरण का हिस्सा हैं। ये साबित करता है कि हमें अनुशासित करने के लिए हमेशा किसी स्पष्ट निर्देश की जरूरत नहीं होती। एकदम सही। हमारा सामाजिक परिवेश ही हमारे व्यवहार को दिशा दे सकता है। अब अगर हम स्कूल की तरफ लौटें, जो कि सबसे बड़ी द्वितीयक संस्था है, तो वहां क्या हो रहा है? स्रोतों के अनुसार स्कूल में औपचारिक नियम, समय की पाबंदी और सहयोग करना सिखाया जाता है। हाँ, जो सिलेबस में होता है। लेकिन इसी हिस्से में एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या या हिडन करिकुलम। इसका मतलब है कि बच्चे बिना पढ़ाए ही बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे जेंडर रोल्स और दूसरों की इज्जत करना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये हिडन करिकुलम असल में काम कैसे करता है? बच्चा वो कैसे सीख लेता है जो सिलेबस में है ही नहीं? हिडन करिकुलम शिक्षा शास्त्र का सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे सोचिए, एक बच्चे का दिमाग इस बात पर कम ध्यान देता है कि आप क्या बोल रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है कि आप क्या कर रहे हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। मान लीजिए एक स्कूल की नागरिक शास्त्र की किताब में लिखा है कि महिलाएं और पुरुष समान हैं। ठीक है। लेकिन उसी स्कूल में रोजमर्रा के कामों में भारी डेस्क उठाने के लिए हमेशा लड़कों को बुलाया जाता है और कक्षा की सजावट या मेहमानों के लिए चाय पानी की व्यवस्था के लिए
हमेशा लड़कियों को चुना जाता है। ओ, तो बच्चा ये सब देख रहा है। हाँ, बच्चा किताब की उस एक लाइन को भूल जाएगा, लेकिन वो हर दिन होने वाले इस व्यवहार को अपने दिमाग में गहराई से बैठा लेगा। वो सीख जाएगा कि समाज में लड़कों और लड़कियों की असली भूमिकाएं क्या हैं। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। इसे ही हिडन करिकुलम कहते हैं। एग्जैक्टली। स्कूल की असली शिक्षा किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि स्कूल के माहौल, शिक्षकों के आपसी व्यवहार और वहाँ की व्यवस्था में छुपी होती है। तो इसका मतलब है कि एक शिक्षक का सिर्फ ज्ञान देना काफी नहीं है, उसका हर एक कदम निगरानी में है। और शायद इसीलिए हमारे नोट्स में शिक्षक को सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर कहा गया है। बिल्कुल, रोल मॉडल की तरह। इसमें स्पष्ट निर्देश है कि कक्षा का माहौल लोकतांत्रिक होना चाहिए और जेंडर या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षक का लोकतांत्रिक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लासरूम ही वो पहली जगह है जहां बच्चा राज्य और नागरिक के बीच के रिश्ते को समझता है। राज्य और नागरिक? बिल्कुल। वो कैसे? देखिए, अगर शिक्षक एक तानाशाह की तरह व्यवहार करता है तो बच्चा ये सीखता है कि जिसके पास सत्ता है वही सही है, उसे सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती। और अगर शिक्षक एक फैसिलिटेटर हो तो बच्चा ये देखता है कि शिक्षक बच्चों की बात सुनता है, उन्हें सवाल पूछने की आज़ादी देता है और बिना भेदभाव के न्याय करता है। ऐसे में बच्चे के अंदर न्याय, समानता और लोकतंत्र की भावना जड़ पकड़ लेती है। मतलब समाजीकरण की इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक सिर्फ एक सिलेबस पूरा करने वाला नहीं, बल्कि भविष्य के समाज का वास्तुकार होता है। एकदम सही कहा आपने। और स्कूल में सिर्फ क्लासरूम ही नहीं है, एक और जगह है जहां बहुत कुछ पक रहा है, खेल का मैदान। स्रोतों में खेल के महत्व पर काफी जोर दिया गया है। वहां टीम वर्क, नियमों का पालन और सबसे बड़ी बात भावनात्मक स्थिरता या इमोशनल स्टेबिलिटी सीखने की बात कही गई है। खेल का मैदान बहुत क्रूशल है। मैं हमेशा सोचती थी कि खेलना तो बस शरीर के लिए अच्छा है, ये दिमाग और भावनाओं को कैसे स्थिर कर रहा। खेल के मैदान की सबसे खास बात यह है कि वहां रियल टाइम स्टेक्स होते हैं, वहां भावनाएं अपने चरम पर होती हैं। हाँ, जीतने और हारने का टेंशन। बिल्कुल। जब एक बच्चा मैदान पर खेल हारता है तो उस समय उसे जो निराशा, गुस्सा और दुख महसूस होता है वो बहुत असली होता है। तो वो उस गुस्से को हैंडल करना सीखता है। एग्जैक्टली। उस पल में वो ये सीखता है कि हारने के बाद भी उसे खेल के नियमों का सम्मान करना है, अंपायर के फैसले को मानना है और बिना बिखरे अगली बार फिर कोशिश करनी है। और जीतने पर? जब वो जीतता है तो उसे ये सीखना होता है कि जीतने के बाद अहंकार से कैसे बचें और विरोधी टीम का सम्मान कैसे करें। किसी किताब या लेक्चर से आप हार जीत को संभालना नहीं सिखा सकते। ये बात तो है। खेल का मैदान असल जिंदगी का एक सिम्युलेटर है जहां बच्चा जिंदगी के सबसे कड़वे और मीठे सबक सुरक्षित तरीके से सीख लेता है, जो उसे एक संतुलित और स्थिर इंसान बनाता है। ये सब सुनने के बाद मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। वो क्या? अगर समाजीकरण का ये सिस्टम इतना ही सेट है तो एक ही स्कूल, एक ही मोहल्ले और लगभग एक जैसे माहौल में पले बड़े दो बच्चे बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व वाले कैसे बन जाते हैं? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स का खेल है या समाज के कुछ और अदृश्य कारक भी हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं? यहीं पर स्रोतों में दी गई 12वीं स्लाइड की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है। जो अदृश्य कारक सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वह है पालन पोषण का तरीका, यानी पेरेंटिंग स्टाइल। अच्छा, पेरेंटिंग स्टाइल। हाँ, नोट्स में दो मुख्य शैलियों की बात की गई है, ऑथोरिटेटिव यानी अधिकारपूर्ण और ऑथोरिटेरियन यानी तानाशाही। इनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। मैं भी यही पूछने वाली थी। दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें असल फर्क क्या है? तानाशाही शैली क्यों काम नहीं करती? दोनों के काम करने का तंत्र बिल्कुल अलग है। ऑथोरिटेरियन या तानाशाह माता पिता का सीधा सा नियम होता है, मैंने कह दिया इसलिए ऐसा होगा। मतलब वो कोई डिस्कशन नहीं करते? बिल्कुल नहीं। वे सख्त नियम बनाते हैं लेकिन बच्चे को उसके पीछे का कारण नहीं बताते। ऐसे में बच्चे के अंदर डर पैदा होता है। वो आज्ञा तो मानता है लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि उसे सजा न मिले। और इसका बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या असर होता है? ऐसे बच्चे अक्सर धब्बू हो जाते हैं या फिर मौका मिलते ही विद्रोही बन जाते हैं। और इसके उलट ऑथोरिटेटिव शैली में क्या होता है? ऑथोरिटेटिव यानी अधिकारपूर्ण माता पिता नियम तो बनाते हैं लेकिन वो उन नियमों के पीछे का कारण भी बच्चे को समझाते हैं। वे बच्चे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। तो वो बच्चों से बातचीत करते हैं। हाँ, ऐसे माहौल में बच्चे को ये समझ आता है कि नियम उसे परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसकी भलाई के लिए हैं। वो नियमों का पालन अपनी समझदारी से करता है,
ना कि डर से। वाह, ये बहुत बड़ा अंतर है। यही कारण है कि ऑथोरिटेटिव शैली से पले बड़े बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनते हैं। दुनिया को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग होगा। इसके अलावा स्रोतों में संस्कृति, आर्थिक स्थिति और भाषा को भी अहम कारक माना गया है। बिल्कुल, ये सभी मिलकर एक इंसान को आकार देते हैं। अमीर या गरीब परिवेश का अनुभव इंसान की प्राथमिकताओं को बदल देता है। और सबसे अहम बात, भाषा को समाजीकरण का सबसे बड़ा हथियार बताया गया है। भाषा कैसे हमारे सोचने का दायरा तय करती है। देखिए, भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अच्छा, कैसे? हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे होते हैं जो उस समाज की संस्कृति और मूल्यों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ भाषाओं में बड़ों को संबोधित करने के लिए अलग और सम्मानजनक शब्द होते हैं, जैसे हिंदी में तुम और आप। हाँ, आप बोलने से एक सम्मान की भावना आ जाती है। एकदम सही। ये बचपन से ही बच्चे के दिमाग में पदानुक्रम और सम्मान की भावना बिठा देते हैं। आप जिस भाषा में सोचते हैं, वही आपके सामाजिक रिश्तों की गहराई और आपके विचारों की सीमा तय करती है। तो इन सभी कारकों, पेरेंटिंग, संस्कृति, पैसा और भाषा का मिश्रण इतना अद्वितीय होता है कि समाजीकरण कोई फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन नहीं रह जाता जहां एक जैसे सांचे से प्रोडक्ट निकल रहे हों। बिल्कुल, ये हर इंसान के लिए पूरी तरह से कस्टमाइज्ड होता है। वाकई, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और अद्वितीय अनुभव है। अगर हम परीक्षा के नजरिए से इस पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश निकालें, तो हमारी एग्जाम बूस्टर चेकलिस्ट कहती है, प्राथमिक संस्था हमेशा परिवार होती है, द्वितीयक संस्था में स्कूल, सहपाठी और मीडिया आते हैं। और निष्क्रिय संस्थाओं को मत भूलिए। हाँ, निष्क्रिय संस्था का बेहतरीन उदाहरण पुस्तकालय या रेलवे स्टेशन है। और सबसे जरूरी बात, ये वूम टू टूम्ब यानी जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक आजीवन प्रक्रिया है। ये परीक्षा के लिए बिल्कुल ठोस बिंदु हैं जिन्हें श्रोताओं को याद रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय का असली फायदा तब है जब हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करें। वो कैसे? जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी इंसान का व्यवहार उसके जीवन भर के समाजीकरण का परिणाम है, तो हम दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण हो जाते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। लेकिन जाने से पहले मेरे दिमाग में एक और चीज घूम रही है। बताइए। स्रोतों में हमने देखा कि भाषा समाजीकरण का सबसे बड़ा हथियार है और द्वितीय संस्थाओं में मीडिया की भूमिका बड़ी है। आज के दौर में इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने एक बिल्कुल नई भाषा को जन्म दिया है। इंटरनेट स्लैंग्स, मीम्स और इमोजी की भाषा। ये तो एक पूरी नई दुनिया है। बिल्कुल। पहले एक बच्चे का समाजीकरण उसके परिवार, मोहल्ले या ज्यादा से ज्यादा उसके शहर तक सीमित होता था। लेकिन आज गांव में बैठा एक 10 साल का बच्चा इंटरनेट के जरिए कोरियाई पॉप कल्चर, अमेरिकन स्लैंग्स और ग्लोबल मीम से सीधे जुड़ रहा है। हाँ, सीमाएं खत्म हो गई है। तो क्या ये इंटरनेट और उसकी नई भाषा आने वाली पीढ़ी के समाजीकरण को एक बिल्कुल ही अलग और वैश्विक दिशा में नहीं ले जा रही है? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये ग्लोबल सोशलाइजेशन हमारी पुरानी स्थानीय मान्यताओं और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा सवाल है। क्या हम एक ऐसे ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जहां सबकी भाषा एक जैसी हो जाएगी? आप श्रोता भी इस बारे में जरूर सोचिएगा और अपने आसपास के बच्चों को इस नए चश्मे से देखिएगा। बिल्कुल, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ इस सफर पर निकलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए और दिलचस्प विषय